नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन रेलवेज का SECR जोन के द्वारा एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है शेषनाग ट्रेन को चलाकर। दोस्तों, इससे रिलेटेड मेरे बहुत सारे व्यूअर ने कमेंट करके बोला है कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में हम शेषनाग ट्रेन से जुड़ी सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानेंगे और आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 2 जुलाई को ही ट्वीट करके बताया गया कि भारतीय रेल 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को चलाकर यहां पर एक नया रिकॉर्ड कायम की है और जिसका नाम शेषनाग दिया गया है। दोस्तों, इस शेषनाग ट्रेन में टोटल 251 वैगन थे, यानी कि 4 मालगाड़ियों को जोड़कर एक साथ चलाया गया था, जिसमें 9 लोकोमोटिव का यूज किया गया था। यह ट्रेन नागपुर से कोरबा के बीच 6 घंटे में अपनी यात्रा तय की थी। दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे सवाल लोगों के बीच उमड़ रहे हैं कि जब यहाँ पर 9 लोकोमोटिव को यूज किया गया था तो इतनी लंबी ट्रेन चलाने का क्या फायदा, यानी कि बिजली वगैरह सब कुछ तो खपत उतनी ही हो रही है, तो फिर इतनी लंबी ट्रेन चलाकर क्या फायदा हुआ। या फिर सबसे अहम सवाल इसमें यह है कि यहाँ पर 9 लोकोमोटिव को जोड़कर चलाया गया है, तो चूंकि यहाँ पर कुछ लोकोमोटिव आगे थे, कुछ बीच में थे, कुछ पीछे थे, तो इतने सारे एक साथ लोकोमोटिव को कंट्रोल कैसे किया जा रहा था। इन सारी चीजों को लेकर लोगों के मन में सवाल उमड़ रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर एक एक चीज को बड़े ही विस्तार से बता रहे हैं, जिससे आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक यहाँ पर ड्राइंग बनाई है, तो चलिए उस पर चलकर आपको एक एक चीज बताते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ड्राइंग में जो वहां पर शेषनाग ट्रेन बताया गया है उसी का एक ड्राइंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ 3 लोकोमोटिव है। आगे में जो वैग 5 के 3 लोकोमोटिव लगे थे, उसके बाद बीच में यहाँ 58 वैगन था, उसके बाद फिर 2 लोकोमोटिव वैग 9 के थे, उसके बाद फिर से 58 वैगन, फिर वैग 7 के 2, उसके बाद 58, उसी तरह से यहाँ पर फिर 2 वैग 7, उसके बाद 58। इस तरह से टोटल इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर की थी और यहाँ पर 9 लोकोमोटिव का यूज किया गया था। दोस्तों, अब सवाल यही है कि मान लीजिए कि यहां पर बैठा लोको पायलट, चूंकि सिग्नल वगैरह तो इन्हीं को दिख रहा होगा, तो यहां पर बैठा लोको पायलट अगर ब्रेक अप्लाई करे तो पूरी ट्रेन में ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए, साथ ही साथ इस लोकोमोटिव में भी ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड बढ़ा रहा है और यानी कि यहाँ पहले अगर ब्रेक अप्लाई करे और ये लोकोमोटिव यहाँ इसमें बैठा लोको पायलट अगर इसको स्पीड बढ़ाने लगे तो ये पीछे पे तो ठेल देगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर बहुत ही कैलिब्रेशन समझिए कि किस तरह से किया गया होगा कि एक साथ स्पीड को बढ़ाई जाए, ब्रेकिंग लगाई जाए तो एक साथ पूरे लोकोमोटिव में ब्रेक लगे। तो इन सारी चीजों को लेकर एक जो है इस तरह से ट्रायल करना, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि इसका सफलतापूर्वक ट्रायल करके एक नया रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि इस तरह से कैलिब्रेशन करके ट्रेनों को चलाना एक बहुत बड़ी चीज थी। जो फॉरेन में आप लंबी लंबी ट्रेनों को देखते हैं, वहां पर रेडियो सिग्नल का यूज किया जाता है, जो कि इंडियन रेलवे में भी DPWCL सिस्टम का यूज किया जाता था। तो यहाँ पर उस टाइप का कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई है और यहाँ पर सिर्फ जो है मैनुअली ऐसे इस तरह से कंट्रोल किया गया है। तो दोस्तों, आप न्यूज़पेपर या फिर यूट्यूब वगैरह में देखेंगे तो इसके बारे में किसी ने भी डिस्कस नहीं करी है कि यहाँ पर किस तरह से कंट्रोल किया गया था। बस लोग बता दे रहे हैं कि नया रिकॉर्ड कायम किया गया है इतनी ट्रेनों को चलाकर, लेकिन अंदर की चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में बताई जाए और इससे क्या फायदे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करी जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हुआ क्या है कि यहाँ आगे में जो 3 लोकोमोटिव हैं, तो आपने मल्टीपल ऑपरेशन का नाम सुना होगा। तो मल्टीपल ऑपरेशन के लिए 24 पिन की एक जो है कंट्रोल केबल होती है, तो उसी कंट्रोल केबल से इन तीनों लोकोमोटिव को जोड़ा गया। उसी तरह उसी कंट्रोल केबल से इस 2 लोकोमोटिव को जोड़ा गया, फिर से ये 2 लोकोमोटिव को और यहाँ पर इस 2 लोकोमोटिव को। उसके बाद जो ब्रेक में ट्रेन में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसके लिए 2 टाइप के पाइप होते हैं, एक ब्रेक पाइप और दूसरा फीड पाइप। उस ब्रेक पाइप और फीड पाइप से इस लोकोमोटिव को जोड़ दिया गया। उसके बाद यहां से होते हुए पूरी कोच से होते हुए इस लोकोमोटिव से होते हुए यहां तक ब्रेक जो पाइप और फीड पाइप से आपस में कनेक्ट कर दिए गए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कि यहां बैठा लोको पायलट अगर ट्रेन में ब्रेकिंग अप्लाई करता है, तो अगर अभी जो है पूरी ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हो रही है और उसी तरह अगर यहां पर एसिलरेट करेगा तो ये जो लोकोमोटिव एसिलरेट करेगा और ये भी लोकोमोटिव एसिलरेट करेगा, लेकिन इन लोकोमोटिव में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कंट्रोल जो एसिलरेशन का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ ब्रेकिंग का कंट्रोल तो कर लिया गया कि ब्रेक पाइप आपस में जोड़ दिए गए। एसिलरेट करने के लिए ये जो कंट्रोल केबल इन दोनों लोकोमोटिव में जोड़ा था, यहाँ पूरा केबल बिछाना पड़ता है यहाँ तक, तब एसिलरेट होते, डी एसिलरेट होते या हॉर्न वगैरह जो भी करना होता, बाकी सारी चीजें होती, लेकिन केबल नहीं जुड़े थे, सिर्फ ब्रेक पाइप जुड़ा था, इसलिए ब्रेकिंग का तो यहाँ पर हो रहा था।
और दूसरी समस्या यहाँ पर यह थी कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ब्रेक अप्लाई कर रहा है और ये लोकोमोटिव, चूंकि कंट्रोल तो ब्रेक एक्सीलरेशन का कंट्रोल तो था नहीं, अगर ये लोकोमोटिव इधर से एक्सीलरेट करे तो ये डीरेल हो जाएंगे। तो इन सभी का कंट्रोल के लिए यहाँ पर किया क्या गया कि जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें दो टाइप के ब्रेक में नोजल होते हैं। नोजल समझिए कि वाल्व होते हैं जिसको कि एलएनटी कॉक वाल्व बोला जाता है। तो ये एलएनटी कॉक वाल्व का यूज हमें वही होता है जहां पर इस तरह के मल्टीपल ऑपरेशन किए जाते हैं। उसमें हुआ क्या कि इस जो मेन लोकोमोटिव के एलएनटी कॉक को तो खुला छोड़ा गया, बाकी इसके एलएनटी कॉक को बंद कर दिया गया, इसके भी एलएनटी कॉक को बंद कर दिया गया। उसी तरह इस लोकोमोटिव के भी एलएनटी कॉक को बंद करके इसका भी बंद कर दिया गया, बाकी पीछे जितने भी थे सभी के एलएनटी कॉक को बंद कर दिया गया। दोस्तों आप एलएनटी कॉक को यहां पर देख सकते हैं। तो ये जो एलएनटी कॉक बंद करने से हुआ क्या कि लोकोमोटिव, बाकी जो लोकोमोटिव थे उनमें ब्रेकिंग सिस्टम बाईपास हो गई। यानी कि अगर इस लोकोमोटिव में लोको पायलट ब्रेक अप्लाई करता है तो इन सारे में ब्रेक अप्लाई होगा, और यहां पर अगर ये ब्रेक अप्लाई करेंगे भी तो इनका ब्रेकिंग सिस्टम जो है काम नहीं करेगा। यानी कि ये ब्रेक जो है कॉक को यहां पर बंद कर देने से ये बाईपास हो जाते हैं। तो पहले जो है ब्रेकिंग का कंट्रोल यहां मेन इसके पास आ गया, या यहां से ब्रेक अप्लाई करेगा तो ये पूरे ट्रेन में जो है लोकोमोटिव सहित ब्रेक अप्लाई होगा। इनको पता कैसे चलेगा कि ब्रेक अप्लाई हो रहा है? यहां गेज देख सकते हैं, गेज में प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा। जैसे ही ये लोको पायलट ब्रेक अप्लाई करता है तो इनके गेज में जो प्रेशर कम होने लगेगा, तो इनको पता चल जाएगा कि आगे का लोको पायलट ब्रेक अप्लाई कर रहा है। अब रही बात इसमें एक्सीलरेशन की, तो देखिए जब भी ऐसे लोको पायलट, ये जो एक्सपर्ट लोको पायलट होते हैं उन्हीं को इसमें रखा गया था। तो यहां हुआ क्या कि जब भी इस ट्रेन का संचालन इस तरह से होता है तो इनको एक कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है। उस कॉशन ऑर्डर में सबसे पहले तो लिखा रहता है कि किस सेक्शन में कितनी स्पीड रखनी है, तो उस हिसाब से ये लोग स्पीड को बढ़ाते या घटाते हैं। लेकिन दूसरी चीज, मान लीजिए कि यहाँ का लोको पायलट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेन को ले जा रहा है, तो इस लोकोमोटिव में बैठे लोको पायलट को जो यहां पर देख सकते हैं गेज में उनकी स्पीड को दिखा रहा होगा कि ट्रेन अभी 40 की स्पीड में चल रही है, तो ये भी उस हिसाब से अपनी नॉच को बढ़ाएंगे, यानी करंट बढ़ाएंगे लोकोमोटिव में, जिससे स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर से प्रेशर देना शुरू हो जाएगा। उसी तरह ये भी अपने नॉच को बढ़ाएंगे, उसी तरह ये भी बढ़ाएंगे। इस तरह से चारों लोग एक साथ पूरी नॉच को लगाते हैं, और इस तरह से जो है चारों लोकोमोटिव, ये जो बीच बीच में लोकोमोटिव हैं, इन सभी लोकोमोटिव से मिलकर एक साथ ताकत मिलती है जिससे ये पूरी ट्रेन चलती है। अब मान लीजिए कि यहाँ का लोको पायलट जो है ब्रेक अप्लाई करेगा, तो इसमें बैठे लोको पायलट को पता चल जाएगा कि ब्रेक अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर गेज में उनको प्रेशर ड्रॉप दिखने लगेगा। तो जैसे ये प्रेशर ड्रॉप दिखेगा, इनको भी प्रेशर ड्रॉप दिखेगा, तो तुरंत से ये क्या करेंगे कि नॉच को कम कर देंगे, यानी करंट को कम कर देंगे, जिससे लोकोमोटिव की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इस तरह से यहां पर सभी लोकोमोटिव को मैन्युअली जो है ऐसे कंट्रोल किया जाता है। बाकी जो है वॉकी टॉकी से तो चारों लोग यहां पर जो है आपस में बात करते ही रहते हैं, इससे इनको पता चलते रहता है, और मेन इस तरह से इनका कैलिब्रेशन करके इनकी स्पीड को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो दोस्तों ये तो चीजें हो गई, ट्रेन का ऑपरेशन इसे किस तरह से किया गया था। अब सवाल है कि ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? तो दोस्तों देखिए, ऐसा करने से जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि अभी हमारे भारतीय रेलवे में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक ट्रेन जो है किसी रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती है, तो वो ट्रेन जब तक अगले स्टेशन पर न पहुंच जाए तब तक इसके पीछे से किसी दूसरे ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया जाता है। और यहां से इस स्टेशन से इस स्टेशन में पहुंचने में उस ट्रेन को लगभग 15 से 20 मिनट अगर लग जाते हैं, तो मान लीजिए कि 4 ट्रेन है तो 15 चौका 60, यानी कि लगभग 1 घंटे बाद चौथे ट्रेन को सिग्नल दी जाएगी। तो इस तरह से अगर हम एक साथ चारों ट्रेन को जोड़कर ले जाएं तो मात्र 15 मिनट में हम ट्रेनों को ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यह हुआ कि हमारे समय की बचत होगी, और दूसरा जो है एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन को सिग्नल देने के लिए जो रूट कंजस्टेड हो जाता था, मतलब कि अगले ट्रेनों को वेट करना पड़ रहा है, तो रूट पूरा फ्री रहेगा, किसी दूसरे ट्रेन को यहां पर सिग्नल दे सकते हैं। तो पहला तो ये यहां पर हो गया, समय की बचत होगी और जो है रूट कंजस्टेड नहीं होगा। तीसरा चीज क्या है कि मैन पावर की कमी होगी, कारण कि अगर इसे अलग अलग करके चलाया जाता 4 ट्रेन को, तो इसमें जो है एक असिस्टेंट लोको पायलट, एक लोको पायलट और पीछे गार्ड, इस तरह से एक ट्रेन में 3, तो 4 ट्रेन में टोटल 12 मैन पावर की जरूरत होती। लेकिन ऐसे यहां पर सिर्फ यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1 और पीछे एक गार्ड से काम चल जा रहा है।
तो इससे आधे मैन पावर में यहाँ पर इस तरह से परिचालन हो सकता है। और तीसरा जो है अगला क्या है कि बेनिफिट, इससे समय की बचत होगी। अगर मान लीजिए कि 4 ट्रेन में कोई इंपॉर्टेंट सामान हो और एक साथ पहुंचाना हो, तो इस तरह से लंबी ट्रेनों को जोड़कर एक साथ हम कम समय में एक साथ 4 ट्रेनों को पहुंचा सकते हैं और पीछे से रूट खाली रहेंगे और इस तरह से ट्रेनों को यहां से परिचालन करके समय की बचत की जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसी जब भी ट्रेनों का परिचालन किया जाता है तो समस्या यह आएगी कि इसमें जो है इतनी लंबी ये ट्रेनें हैं कि कोई भी लूप लाइन या फिर इन्हें प्लेटफॉर्म लाइन पर कहीं रोका नहीं जा सकता। नहीं रोकने का मतलब यह है कि अगर किसी ट्रेन को सिग्नल देना हो तो यहां पर इसे ट्रेन को रोक कर किसी दूसरे ट्रेन को सिग्नल नहीं दे सकते। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये ट्रेनें जहां से चलना शुरू करती हैं और अपने डेस्टिनेशन पर ही रुकती हैं, बीच में इन्हें कहीं भी नहीं रोका जा सकता, नहीं तो रूट को ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगी। तो ऐसे ट्रेनों का परिचालन वहीं पर होता है जब पूरी तरह से ये ट्रैक्स जो है क्लियर हो और तभी इस तरह की ट्रेनें चलाई जा सकती है। हालांकि ये अभी ट्रायल था जो कि पूरी तरह से सक्सेस हो गया। बाकी मैंने कोशिश करी कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझा सकूं ताकि आपको पता चल सके कि इन टाइप के ट्रेनों को चलाने से क्या फायदा है और यहाँ पर ट्रेनों को कंट्रोल कैसे किया गया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।